चलिए अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, सब टॉपिक पर, जिसका नाम है न्यूट्रिशन। आज मैं आपको ये टॉपिक न्यूट्रिशन, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में, प्लांट में, एनिमल में ये न्यूट्रिशन कैसे होता है, आज हम इसकी बात करेंगे। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जब भी आप कभी बाइसाइकिल पर राइड करते हैं तो आप एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, है ना। अगर आपको लगता है कि आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, रेस्ट कर रहे, तब भी आपकी बॉडी को ऑर्डर में रखने के लिए, है ना, नॉर्मल रखने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। आपको हमेशा फूड मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए कि आपको इन मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, तो आखिर क्यों पड़ती है? इन ऑर्डर टू ग्रो, क्योंकि आपको ग्रो होना है, डेवलप होना है बॉडी पार्ट्स को, आपको अपनी बॉडी में सिंथेसाइज और प्रोटीन करना है, बनाना है, और भी बहुत सारी चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट है। ब्लड है ना, बहुत सारे सेल्स हैं, टिश्यू है। तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी और मटेरियल कहाँ से आपको मिलते हैं? उस फूड से जो आप खाते हैं, ठीक है। और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, अभी हम लोग लाइफ प्रोसेस की बात कर रहे हैं ना, लिविंग है ही इसलिए क्योंकि वो न्यूट्रिशन उनको मिलता है। तो न्यूट्रिशन वो अपने फूड से कैसे ऑब्टेन करते हैं? देखिए सभी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है, ये अभी हमने पिछले पैराग्राफ्स में पढ़ा। लेकिन सबकी रिक्वायरमेंट का फुलफिल होने का जो पैटर्न है वो अलग अलग होता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स बहुत सिंपल होते हैं, सिंपल फूड मटेरियल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये इनऑर्गेनिज्म को हम लोग ऑटोट्रॉफ कहते हैं। ऑटोट्रॉफ किसको कहा जाता है? ऑटोट्रॉफ याद रखिएगा कि ऑटोट्रॉफ मीन्स एक्चुअली ऑटोट्रॉफ दे आर बीइंग नोन एज, दो टर्म है ना, मैं लिख रही हूँ, एक है ऑटोट्रॉफ, ठीक। ये जो ऑटोट्रॉफ है दरअसल इसमें दो सिलेबल है, एक ऑटो दूसरा ट्रॉफ। ऑटो का मतलब आप सब जानते हैं, ऑटो माने सेल्फ, ट्रॉफ मतलब फूड, है ना, न्यूट्रिशन। तो दोज आर प्रिपेयरिंग देयर फूड देमसेल्व्स, दे आर नोन एज ऑटोट्रॉफ। तो इस हिसाब से आप समझ गए कि प्लांट्स दे आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स। जो भी ग्रीन प्लांट हैं या कुछ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया अपने फूड को प्रिपेयर कर पाते हैं, उन बैक्टीरिया को कहा जाता है साइनोबैक्टीरिया। याद रखिएगा, एक स्पेशल ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, ठीक है, इसका नाम क्या है? साइनोबैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया, बिकॉज दे ऑल कंटेन ग्रीन कलर्ड क्लोरोफिल, ओके, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, green pigment they all have. So due to the presence of green pigment, they can do the preparation of their own food. That's why they are known as autotroph. Including plants, these bacteria, cyanobacteria, they are also known as autotroph because they can do synthesis of their food, है ना। अच्छा, ये तो प्लांट की बात है, लेकिन बाकी जो ऑर्गेनिज्म हैं वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल को इस्तेमाल करते हैं। कॉम्प्लेक्स मटेरियल यानी रेडीमेड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये सारे फूड सब्सटेंसेस बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के रूप में होते हैं। इनको ब्रेक डाउन करके सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना, ताकि उसको सेल अब्जॉर्ब कर सके और बॉडी की अपकीपिंग और ग्रोथ के लिए उसको इस्तेमाल कर सके, हमें उसको ब्रेक डाउन करके बहुत सिंपल फॉर्म में ले जाना पड़ता है ना। और इसको कराने के लिए ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे बायो कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। याद रखिएगा, बायो कैटलिस्ट, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। बायो कैटलिस्ट दे आर नोन एज एंजाइम्स। बायो कैटलिस्ट तो आप जानते हैं, दोज वन सब्सटेंसेज दोज आर हेल्पिंग ओनली विद देयर प्रेजेंस। तो हमारी बॉडी में सेल्फ प्रिपेयर्ड ऐसे बहुत सारे कैटलिस्ट हैं, उनको हम लोग एंजाइम कहते हैं। दे आर स्पीडिंग अप ऑल द काइंड ऑफ रिएक्शंस। अच्छा, वो सारे एनिमल जो अपना फूड दूसरों से ऑब्टेन करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको हेट्रोट्रॉफ कहा जाता है। वी ह्यूमन व्हाट वी आर, हम लोग हेट्रोट्रॉफ है। हेट्रोट्रॉफ का क्या मतलब है? हेटेरोट्रॉफ जो टर्म है इसमें भी दो सिलेबल है। देखिए HETEROTROPH, है ना, हेट्रोट्रॉफ। एक सिलेबल हेट्रो है, दूसरा ट्रॉफ है। ट्रॉफ अभी तुरंत मैंने आपको बताया कि ट्रॉफ का मतलब होता है फूड। हेटेरो का मतलब हो गया अदर, ठीक है, अदर्स। और ट्रॉफ का मतलब हो जाता है फूड। ट्रॉफ माने फूड। तो एनिमल्स दोज आर गेटिंग देयर फूड फ्रॉम अदर्स, दे आर नोन एज हेट्रोट्रॉफ। तो ये जितने भी हेट्रोट्रॉफ हैं वो अपनी सर्वाइवल के लिए वो ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड होते हैं। अच्छा, हेट्रोट्रॉफ में कौन आते हैं? हेट्रोट्रॉफ में सारे एनिमल आते हैं और फंगी भी आता है। फंगी इसलिए बिकॉज दे आर ऑल्सो लिविंग स्ट्रक्चर्स बट दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ ग्रीन पिगमेंट इनसाइड देम, ओके। फंगी दैट वन इज बीइंग नॉन ग्रीन बाय कलर। ये भी मैं लिख देती हूँ, फंगी दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट उनमें प्रेजेंट नहीं होता, दैट्स वाई दे आर ऑल्सो हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। ग्रीन पिगमेंट उनमें प्रेजेंट नहीं होता, सो दे आर ऑल्सो बीइंग हेट्रोट्रॉफिक। देखिए अब ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं।
ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं वो लोग अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट या अपना न्यूट्रिशन एक प्रोसेस से कंप्लीट करते हैं। उस प्रोसेस का नाम आप सबको पता है, दैट इज़ नॉन एज फोटोसिंथेसिस। अब ये जो फोटोसिंथेसिस है इसमें ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, वो आउटसाइड एटमॉस्फेयर से कुछ सब्सटेंसेस को अब्जॉर्ब करते हैं, उनको कन्वर्ट करते हैं स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड में और उससे उनको एनर्जी मिलती है। जो मटेरियल वो एटमॉस्फेयर से लेते हैं वो क्या होता है, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, उसको कन्वर्ट करके वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये हमेशा याद रखिएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड क्लोरोफिल, यानी प्लांट का सिर्फ वो हिस्सा फोटोसिंथेसिस कर सकता है विच इज़ बीइंग ग्रीन इन कलर एंड विच इज़ हैविंग क्लोरोफिल। अब यही कार्बोहाइड्रेट प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करती है। आगे हम इसको नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे कि ये एनर्जी प्लांट को मिलती कैसे है। अभी फ़िलहाल न्यूट्रिशन पर हमें फोकस करना है। तो कार्बोहाइड्रेट जो कि प्लांट इस्तेमाल तुरंत नहीं कर पाता, मान लीजिए कि उसने सरप्लस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट बना लिया, तो उस कार्बोहाइड्रेट को प्लांट क्या करता है, दे आर स्टोरिंग देम इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। इसको अंडरलाइन कीजिए, दे आर स्टोरिंग देम इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च विच सर्व्स एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। मान लीजिए किसी दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, जैसे अभी का मौसम है ना, बहुत क्लाउडी वेदर है एंड देयर वाज नो सनलाइट, तो प्लांट के पास क्लोरोफिल तो है, CO2 तो है और वाटर भी उसने अब्जॉर्व कर लिया, बट दे वोंट बी एबल टू डू फोटोसिंथेसिस। तो आज वो अपना फूड कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए उन्होंने एडवांस में फूड को स्टोर्ड फॉर्म में स्टार्च बना कर के फॉर्म में जमा किया हुआ था। ठीक है, तो स्टार्च को अब वो ब्रेक डाउन करेंगे और उससे वो अपना फूड एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो ये उनके लिए इंटरनल एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। कुछ इसी तरह की सिचुएशन आपको, जहाँ पर एनर्जी जो फूड हम लोग खाते हैं ना, तो हमारी बॉडी में भी कुछ इसी तरह की प्रक्रिया होती है। हमारी बॉडी में ऐसी क्या प्रक्रिया होती है, जो फूड आप खाते हैं, मान लीजिए आज आपने बहुत सारा फूड की कहने का मतलब, मान लीजिए आपने बहुत सारा ग्लूकोज आज आपको ऑब्टेन हुआ, उसके अनुसार आज आप कोई काम नहीं कर पाए। ठीक है, जितनी आपको ज़रूरत थी एनर्जी की उतने तो आपने ले ली, लेकिन उस हिसाब से किसी भी वजह से आप उतना काम, आपका उतना वर्क डन नहीं हुआ। तो अगर वर्क डन नहीं हुआ तो ये एनर्जी, ये ग्लूकोज अब क्या होगा, क्या ये ग्लूकोज आपकी बॉडी से बाहर चला जाएगा? नहीं, ये ग्लूकोज दैट विल बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड इट विल बी डिपॉजिटेड इनटू योर लीवर सेल्स। ठीक है, लीवर सेल्स या मसल सेल, आपकी बॉडी की लीवर सेल और मसल सेल्स में यही ग्लाइकोजन जमा हो जाता है और स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी के रूप में, रिजर्व फूड के रूप में ये प्रेजेंट होता है। जब कभी आपको रिक्वायरमेंट होगी तो यही ग्लाइकोजन फिर से कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा? यही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। ठीक है, फिर से उसी फूड में एनर्जी में कन्वर्ट होगा और आपको ग्लूकोज प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये इंटर कन्वर्जन हमारी बॉडी में चलता रहता है। आपको क्या याद रखना है, प्लांट के केस में जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड है ना, उसका नाम क्या है? प्लांट के केस में जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड है उसका नाम होता है स्टार्च, जबकि एनिमल के केस में जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड है उसका नाम क्या होता है? वो हो जाता है ग्लाइकोजन। ये याद रखिएगा, दो अलग अलग नाम हैं, है ना। एक क्या है, यहाँ पर ये स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड। प्लांट के लिए पहला मैं प्लांट बता रही हूँ। फर्स्ट आप याद रखिएगा कि प्लांट के केस में ये किस फॉर्म में स्टोर रहता है? स्टार्च, है ना। ये क्वेश्चन बार बार बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी NCERT की बुक से आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और एनिमल की बॉडी में अगर यही फूड स्टोर हो गया तो वो किस फॉर्म में होता है? वो स्टार्च के फॉर्म में नहीं होता, तब उसको कहा जाता है ग्लाइकोजन। ठीक है, तब उसको ग्लाइकोजन के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब देखिए ये जो ग्लाइकोजन है ये आपको इमरजेंसी में ये कन्वर्ट होकर के ग्लूकोज बनाता है और ग्लूकोज आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। इन सारी प्रोसेसेस को यहाँ देखिए इस इक्वेशन में प्रेजेंट किया गया है। ये इक्वेशन किस चीज़ का है? ये इक्वेशन एक्चुअली फोटोसिंथेसिस का है। क्या क्या रॉ मटेरियल हैं, क्या क्या रिएक्टेंट हैं, ध्यान से देखिए। CO2 है ना। दूसरा रॉ मटेरियल क्या है? ये पहला रॉ मटेरियल है 6CO2। दूसरा क्या है? वो है वाटर। 6CO2 ये कहाँ से आया? प्लांट इसको कहाँ से अब्जॉर्ब करता है? ये अब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर से। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर से अब्जॉर्ब किया। वाटर कहाँ से आया? इट वॉज बीइंग अब्जॉर्ब बाय द रूट, और इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट दे हैव कन्वर्टेड इट इन द फॉर्म ऑफ 3 ऑफ द प्रोडक्ट्स। क्या है ये प्रोडक्ट?
फर्स्ट वन प्रोडक्ट इट इज़ ग्लूकोज, सेकेंड ऑक्सीजन एंड थर्ड वन इज H2O। ये 3 प्रोडक्ट बनते हैं। इट इज़ अ सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। और ये सारी इवेंट्स एक्चुअली इस इक्वेशन में ये सारी इवेंट्स हो रही होती हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक लीफ है, लीफ की सरफेस को यू विल बी नोइंग इट इज़ नॉन एज लैमिना। लीफ का जो ब्लेड होता है या लीफ की सरफेस, उसको लैमिना कहते हैं। लैमिना में ये मिड रिब है ना। मिड रिब से बहुत सारे साइड ब्रांचेस निकली हुई होती हैं, जैसे ये सब सेकेंडरी ब्रांचेस हैं, टर्शियरी ब्रांचेस हैं। इनमें एक्चुअली जाइलम और फ्लोएम नाम के फाइबर होती हैं जो इसके वेन को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना। इसको अगर आप इनलार्ज करके देखें इसके सेक्शन को, तो यहाँ पर फ्लोएम होता है और यहाँ पर जाइलम होता है। इसको कंबाइंडली इट इज़ नॉन एज वैस्कुलर बंडल। फ्लोएम और जाइलम को मिला करके वैस्कुलर बंडल कहा जाता है। यही वैस्कुलर बंडल प्लांट के वेन को बनाता है, जो डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ प्लांट में, हर पार्ट ऑफ प्लांट के लीफ में ये पहुंच रही होती है। ये वैस्कुलर बंडल करती क्या है? ये वैस्कुलर बंडल दरअसल, ये देखिए ये लीफ का सेक्शन है। ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर दिखाया गया ना आपको, ये दिखाने का मतलब है कि ये छोटे से सेक्शन को, लीफ के सेक्शन को लेकर यहाँ पर अंडर माइक्रोस्कोप रखा गया है। ध्यान से देखिए इसमें क्या दिखता है। सबसे लोअर सरफेस, ये वाला सरफेस, ये वाला है ना, इस सरफेस को, ये जो लोअर सरफेस यहाँ से यहाँ तक है, इट इज़ नोन एज लोअर एपिडर्मिस। और जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पर, ये वाला सेलुलर पोर्शन देखिए यहाँ से यहाँ तक, दिस पोर्शन इट इज़ नोन एज अपर एपिडर्मिस, ठीक है। अपर लेयर अपर एपिडर्मिस, लोअर लेयर लोअर एपिडर्मिस। अब जितने भी सेल होंगे इसके बीच में होंगे। और लीफ के अपर सरफेस पर एक और सब्सटेंस, एक और बहुत थिन लेयर होता है, दैट इज़ नोन एज क्यूटिकल। ये आपने शायद प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ होगा, बस मैं आपको रिमाइंड कराती जा रही हूँ। अब इसके नीचे ये जो आप सेल्स देख रहे हैं, जैसे ब्लॉक ब्लॉक इस तरह की अरेंजमेंट में आपको ये सारे 3-4 सेल्स और भी बहुत सारे सेल्स होंगे, ये सब दिख रहे हैं, इनको कहा जाता है मेसोफिल सेल। ये नीचे जो आप देख रहे हैं ये वाले सेल्स, ये सेल, ये सेल, ये सब जो एनी हाउ स्कैटर्ड हैं, ऊपर वाला सेल आप गौर करिए, दे ऑल आर अरेंज कॉलम वाइज, है ना। ये कॉलम वाइज अरेंज होते हैं, ऐसे ऐसे रेक्टेंगुलर साइड से रखे होते हैं। और ये जो नीचे आपको सेल्स दिख रहे हैं, ये एनी हाउ कहीं भी लीफ मैटर में स्कैटर होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारा एयर स्पेस यहाँ पर क्रिएट होता है। ये सारा जो एम्प्टी स्पेस है ना, इसमें एयर प्रेजेंट होता है, खाली जगह है ये। और यहाँ देखिए लोअर सरफेस पर, लोअर एपिडर्मिस में ये 2 सेल हैं। ये 2 सेल क्या हैं? ये 2 सेल गौर कीजिए, यहाँ पर इस तरह का ये डिज़ाइन स्ट्रक्चर, ये किडनी शेप स्ट्रक्चर, एक्चुअली ये बीन गार्ड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, बीन शेप्ड के स्ट्रक्चर के 2 सेल होते हैं। इनको गार्ड सेल कहा जाता है, जो कि ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये मैं दूसरे कलर से आपको दिखाने के लिए एक दूसरा कलर इस्तेमाल कर रही हूँ, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा हो जाता है। और ये स्टोमाटा के गार्ड सेल हैं, ये इस साइड है, ये इस साइड है। गार्ड सेल की डिज़ाइन ऐसे बीन शेप्ड होती है, एक साइड इधर ऐसे और दूसरी साइड ऐसे, जैसे किडनी बीन या बीन शेप होता है। और उसके ऊपर नेबरिंग में बहुत सारे सेल्स ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारा, ये गार्ड सेल करते क्या है, ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा को कंट्रोल करते हैं। लोअर एपिडर्मिस में ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि अपर साइड नहीं होते, लेकिन लोअर साइड ज़्यादा होते हैं। एक्चुअली लीफ की अपर साइड जो होती है ना, वो वैक्सी क्यूटिकल से ब्लॉक रहती है। यहाँ पर ज़्यादातर ये क्यूटिकल नाम का एक सब्सटेंस, एक लेयर बन गई होती है। तो ये क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ था। अब वापस आइए कि एक्चुअली ये तो लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर थी। अब यहाँ पर प्रोसेस क्या हो रहा होता है? सबसे पहला ये होता है कि जो क्लोरोफिल है लीफ का, ये जो ग्रीन पार्ट है, ये जो आप देख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट, ये जो ग्रीन ओवल स्ट्रक्चर्स यहाँ दिखाई हुई हैं, ये सब क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट नाम का स्ट्रक्चर है। ये सारे जो क्लोरोप्लास्ट हैं, इनमें एक तरह का पिगमेंट, उस पिगमेंट का नाम क्या है, वहाँ है, यहाँ है, हर जगह जहाँ भी है ना। ये क्लोरोप्लास्ट नाम का पिगमेंट क्या कंटेन करता है? दे कंटेन अ काइंड ऑफ सब्सटेंस, एक तरह का पिगमेंट है ना। उस पिगमेंट का नाम क्या है? उस पिगमेंट का नाम है, हाँ सही याद आया आपको, उस पिगमेंट का नाम होता है क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल क्या करता है? ये क्लोरोफिल अब्जॉर्ब करता है ना, सनलाइट को अब्जॉर्ब करता है। लाइट एनर्जी को धरती पर बस एक ही लिविंग सब्सटेंस है जो ट्रैप कर सकता है, वो है क्लोरोफिल। अब ये लाइट एनर्जी कन्वर्ट होकर केमिकल एनर्जी का रूप ले लेती है। और ये क्या करती है, जो वाटर प्लांट ने अब्जॉर्ब किया, ये जो आपने देखा यहाँ पर फ्लोएम, जाइलम और वैस्कुलर बंडल है, ये दरअसल क्या करता है, ये रूट से वाटर को अब्जॉर्ब करके लाता है। वो वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है और बाद में यही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके जो कार्बन डाइऑक्साइड इसने एटमॉस्फेयर से अब्जॉर्ब किया था लीफ ने, ये लीफ यहाँ रखी हुई है, लीफ में ये स्टोमाटा है। अब ये स्टोमाटा क्या करता है, ये एटमॉस्फेयर से
कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करता है। एटमॉस्फेयर में CO2 है, उस CO2 को ये अब्जॉर्ब करता है। तो ये CO2 और जो रूट से अब्जॉर्ब हुआ वाटर, वो दोनों मिल करके रिडक्शन प्रोसेस में जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को चेंज करके ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस जिसकी प्रिपरेशन, जिससे लाइफ है ना, जो लाइफ को कंटिन्यू करती है, दैट सब्सटेंस दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट, वो बना देते हैं। तो ये सारे जितने स्टेप्स हैं वन आफ्टर अनदर, वो बिल्कुल साथ साथ एक के बाद एक बहुत जल्दी होते चले जाते हैं, है ना, विदाउट एनी ब्रेक होते चले जाते हैं। डेजर्ट प्लांट ने अगर कार्बन डाइऑक्साइड रात में लिया, है ना, तो तुरंत उसके बाद वो एनर्जी विच इज़ एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी अब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे, उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड रात में लिया और सुबह में क्या किया, अपने आप को क्लोरोफिल को अब्जॉर्ब करके रिचार्ज कर लिया। तो ये जितने भी रिएक्शन आपने देखे, है ना, इसका हर कंपोनेंट, इसका हर रिएक्टेंट, ये नंबर 1, नंबर 2, ये दोनों, और या क्लोरोफिल, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी एक की भी एब्सेंस में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इफेक्ट कर जाएगा, ड्राउन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो सेल्स हैं जिनमें आप ग्रीन डॉट देख रहे हैं, यहाँ पर सेल्स जो हैं इनमें आप ग्रीन डॉट देख रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि दे ऑल आर ग्रीन बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल। ये ग्रीन क्यों हैं? ये ग्रीन इसलिए हैं क्योंकि उनमें ग्रीन कलर का एक पिगमेंट है, ठीक है, एक सेल ऑर्गेनील है ये दरअसल, क्लोरोप्लास्ट। इसमें एक पिगमेंट है, उस पिगमेंट का नाम क्या है? क्लोरोफिल। आइए हम लोग क्लोरोफिल कितना ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी देखते हैं। बहुत सिंपल एक्टिविटी है। आपको 2 पॉटेड प्लांट लेना है। पॉटेड प्लांट यानी गमले में लगा हरा भरा एकदम ताज़ा हेल्दी प्लांट लेना है। उसकी लीफ कैसी होनी चाहिए? वेरिएगेटेड लीफ। वेरिएगेटेड लीफ का मतलब ऐसी लीफ होनी चाहिए जिसमें कुछ पार्ट में क्लोरोफिल हो, जैसे इन सारे एरियाज़ में क्लोरोफिल हो, बाकी कुछ पार्ट्स में क्लोरोफिल ना हो। जैसे ये येलो पार्ट भी आप बीच में देख रहे हैं, वहाँ क्लोरोफिल नहीं होना चाहिए। तो चुनकर आपको ऐसा प्लांट लेना है। ऐसा प्लांट कहाँ होता है? क्रोटॉन के प्लांट्स में ऐसा होता है, मनी प्लांट में भी ऐसा आपको दिखेगा, पैची अपीयरेंस होती है, क्लोरोफिल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती। तो आपको उन्हीं प्लांट्स को लेना है अपने एक्सपेरिमेंट्स में। अब देखिए, इस प्लांट को एक्सपेरिमेंट से पहले आपको 3 दिनों तक डार्क रूम में रख देना है, ताकि इसमें पहले से प्रीवियस अमाउंट जो भी स्टार्च था वो सब प्लांट यूज़ कर ले और वो ख़त्म हो जाए। हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ऐसा प्लांट चाहते हैं जिसमें अभी प्रिपरेशन ऑफ फूड होगा, अभी प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज होगा। तो हमें इसको एम्प्टी करना होगा। एम्प्टी कैसे होगा? कुछ नहीं है, बस आपको इस प्लांट को पहले 3 दिनों के लिए अंधेरे में रख देना है। तो जितना स्टार्च इसमें ऑलरेडी प्रिपेयर हुआ होगा वो सब प्लांट कंज्यूम कर लेगा। अब वापस इस प्लांट को एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने पर आपको सनलाइट पे रखना है। कितनी देर? 6 आवर्स के लिए रखना है। और उसकी एक लीफ को आपको तोड़ना है। जैसे मान लीजिए ये लीफ ए आपने तोड़ा, हाँ, इस लीफ को तोड़ना है और उस पर मार्क द ग्रीन एरियाज इन इट एंड ट्रेस देम ऑन अ शीट ऑफ पेपर। अब इसको रख कर फ्रेश पीस ऑफ पेपर पर आप इसको रखिए और पेपर पर इसकी आउटलाइन ड्रॉ करिए। डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट। और इस लीफ को बॉइलिंग वाटर में हम लोग कुछ मिनट के लिए उबालते हैं। क्यों उबालते हैं? ताकि इसके जितने भी सेल्स हैं वो सारे सेल्स थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। उस सेल की जो वॉल है, आप तो जानते हैं प्लांट में सेल वॉल होती है, तो सेल वॉल जो है वो किसी भी केमिकल को आसानी से अब्जॉर्ब नहीं होने देगी। तो हम लोग इसको जानबूझकर बॉयल करते हैं ताकि सेल किल हो जाए, है ना, और जो सेल वॉल है वो थोड़ी नरम पड़ जाए। इसके बाद हम लोग उसको एक बीकर में डालते हैं जिसमें एक अल्कोहल रखा रहता है। अल्कोहल में क्यों डालते हैं? अल्कोहल में हम लोग इसलिए डालते हैं ताकि इसमें जो भी अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल है, ठीक है, जो भी अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल है, वो सब उसमें डिज़ोल्व हो जाए। अब वापस इस बीकर में डालने के बाद बीकर में उसको बॉईल करना पड़ता है। तो बीकर को कैसे? डायरेक्ट हीट नहीं करना, वाटर बाथ में लेना है और उसको हीट करना है। तब तक हीट करना है जब तक ये अल्कोहल बॉयल नहीं हो जाता। जैसे ही अल्कोहल बॉयल होगा, आप देखेंगे कि सॉल्यूशन का जो कलर है ना, जो आपने अल्कोहल का कलर रखा था, वो चेंज है कि ग्रीन हो जाएगा और लीफ धीरे धीरे फेंट होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका क्लोरोफिल बाहर निकल आता है। अब आप देखेंगे कि कलर ऑफ द लीफ में क्या चेंज आता है। लीफ का जो ग्रीन कलर था वो फीका पड़ता चला जाता है और जो सॉल्यूशन है वो ग्रीन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये अल्कोहल ये डिज़ोल्व कर देता है क्लोरोफिल को। अब इस लीफ को वापस बाहर निकालना है और आपको आयोडीन सॉल्यूशन में कुछ मिनट के लिए रखना है। याद रखिएगा, ये जब भी स्टार्च टेस्ट होगा, कभी भी स्टार्च टेस्ट होगा, तो स्टार्च टेस्ट इज़ ऑलवेज बीइंग डन विद द हेल्प ऑफ आयोडीन। या तो आयोडीन का पेपर लेना है या आपको आयोडीन का सॉल्यूशन लेना है।
ठीक है, आयोडीन। और अगर स्टार्च आयोडीन से कंबाइन होगा तो उसका कलर चेंज हो जाता है, और कलर कैसा आएगा, एकदम डार्क ब्लू, ऑलमोस्ट ब्लूइश ब्लैक काइंड ऑफ, ठीक है, ब्लूइश ब्लैक। तो आयोडीन सोल्यूशन में आपने डाला। अब आप कंपेयर कीजिए कि आपने जो लीफ ली थी और जो उसकी ट्रेसिंग आपने की थी पेपर पर, तो आप देखिए कि जिन जिन जगहों स्टार्च प्रेजेंट था, जैसे यहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट था, अब आप देखिए कि जहाँ जहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट था, जिन जिन एरियाज़ में स्टार्च प्रेजेंट था, है ना, उन सभी का कलर कैसा हो गया, उन सभी का कलर एक्सपेरिमेंट करने पर आप देख रहे हैं वो ब्लू हो गया। और जिन पार्ट्स में स्टार्च नहीं था, है ना, किन पार्ट्स में स्टार्च नहीं था, स्टार्च इन सारे हिस्सों में नहीं था, यहाँ नहीं था, इस जगह नहीं था, इन सारे एरियाज़ में नहीं था, नहीं था, नहीं था, है ना। तो वहाँ पर गौर कीजिए कि यहाँ पर कैसा कलर शो हो रहा है, वो कलर ब्लू ब्लैक नहीं हुआ। यहाँ पर गौर कीजिए, ये जो एरियाज़ हैं, है ना, ये सब जो एरियाज़ हैं जहाँ पर कि प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल था, तो वो सारे एरियाज़ कैसे दिख रहे हैं, वो सारे एरियाज़ अब आपको ब्लू ब्लैक दिख रहे हैं, ये सब एरियाज़ ये ब्लू ब्लैक दिख रहे हैं। जबकि बाकी सारे हिस्से, ये सब जो हिस्से जो मिडिल में थे, जो पहले क्लोरोफिल जिनमें प्रेजेंट नहीं था, क्या उन्होंने भी अपना कलर चेंज किया? नहीं, वो ब्लू ब्लैक नहीं हुए, क्योंकि वो स्टार्च टेस्ट शो नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वहाँ पर प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल नहीं है। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको क्या दिखाती है? ये एक्सपेरिमेंट आपको कंफर्म करती है कि देखिए, जहाँ पर स्टार्च वहीं होगा जहाँ क्लोरोफिल होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे आपको ये गार्ड सेल की फ़ोटो दी हुई है ना, गार्ड सेल की इमेज बनाई हुई है। गार्ड सेल एक्चुअली ये मिडिल वाले दो सेल हैं। आप ध्यान से इनकी शेप गौर करिए, किस तरह की डिज़ाइन है। ये जो टाइनी पोर्स हैं, जो सरफेस ऑफ लीफ पर, अगर आप लीफ को अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। जैसे हमारी स्किन पर पोर्स होते हैं, वैसे लीफ के में भी बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन सारे पोर्स को स्टोमाटा कहा जाता है। मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीव्स थ्रू दीज पोर्स ऑफ द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को ह्यूज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट में आता कैसे है? थ्रू दिस स्टोमेटल पोर। ये स्टोमाटा ओपन होता है और ये एटमॉस्फेयर के CO2 को अब्जॉर्ब कर लेता है ना, ये सारे CO2 को अब्जॉर्ब कर लेता है और लीफ को सप्लाई करता है। तो ये ध्यान देना है कि ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, ये सरफेस ऑफ स्टेम पर भी होता है, रूट में भी होता है, और लीफ में तो होता ही होता है ना। लीफ में स्टोमाटा की हेल्प से होता है। इसी तरह से स्टेम पर कैसे होता है? स्टेम पर यहाँ नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। स्टेम में ये जो एक्सचेंज है ना, स्टेम में ये एक्सचेंज होने के लिए स्टेम में एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं लेंटिकल। लेंटिसल से होता है। रूट में कैसे होता है? रूट में भी स्टोमाटा प्रेजेंट नहीं होता, तो फिर रूट में ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है? रूट सरफेस से होता है, यानी रूट की जो स्किन है वो सिंपली ये सारे एक्सचेंजेस करती है। और लास्ट क्या है? लास्ट है लीफ। तो लीफ के बारे में तो आप जानते ही हैं कि लीफ इज़ हैविंग स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा, न्यूमरस स्टोमाटा, थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ स्टोमाटा, और स्टोमाटा उसको हेल्प करता है, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट, प्लांट का स्टेम, प्लांट का रूट, प्लांट की लीफ, ये सब के सब एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे होते हैं। हाँ, उनका स्ट्रक्चर, उनका एपरेटस अलग है। स्टेम लेंटिसल की हेल्प से, रूट सरफेस की हेल्प से, और लीफ स्टोमाटा की हेल्प से ये काम को कर रहे होते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। अब ये भी आपको ध्यान रहे कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर अगर प्लांट ने, लीफ ने बना लिया, तो ये स्टोमाटा उन अमाउंट ऑफ वाटर को बाहर रिलीज़ भी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ठीक है। कई बार इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट भी कर सकते हैं। तो प्लांट के ये जो पोर्स हैं, ये जो स्ट्रक्चर है प्लांट का, ये जिसको हम लोग स्टोमेटल पोर कहते हैं, ये जो पोर है, अगर ये पोर बंद हो जाता है, जैसे ये बी डायग्राम देखिए, यहाँ पर ये पोर जो है ये बंद हो गए, दोनों साइड से क्लोज हो गए, है ना। ये ज़्यादा कर्व है तो ये ओपन हो गया, ये स्टोमेटल पोर ओपन हो गया, लेकिन यहाँ पर स्टोमेटल पोर क्लोज हो गया। तो ये जो स्टोमेटल पोर क्लोज हो गया, अब अगर ये क्लोज हो गया तो इसके बाद प्लांट से किसी भी तरह का एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड का अब्जॉर्शन, ना तो कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब हो पाएगा, ना ये CO2 को बाहर रिलीज़ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए स्टोमाटा का ओपन रहना ज़रूरी है।
ये स्टोमेटा कैसे ओपन होता है, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग वो गार्ड सेल, यहाँ जो डायग्राम बना हुआ है वो गार्ड सेल इसको कंट्रोल करता है। गार्ड सेल इज़ क्लोजिंग और ओपनिंग दैट वन, उसी के अंडर ये कंट्रोल है, ठीक है। और जब कभी प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती फोटोसिंथेसिस के लिए, तभी देखिए ये स्टोमेटा क्लोज भी हो जाता है ना। देखिए इसकी कर्वेचर कम हो गया, शटर क्लोज हो गए। तो जब ये क्लोज हो गया तो देयर इज़ नो एक्सचेंज, किसी भी तरह का एक्सचेंज नहीं हो रहा। तो ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है, ये करने की जिम्मेदारी गार्ड सेल की है। गार्ड सेल जब स्वेल हो जाता है, जब उसमें वाटर उसके अंदर चला जाता है, तब स्टोमेटल पोर ओपन हो जाते हैं। इसी तरह से अगर गार्ड सेल से पानी बाहर निकल गया, ठीक है, गार्ड सेल मान लीजिए जितना वाटर इसने अब्जॉर्ब किया था वो सारा वाटर गार्ड सेल का बाहर निकल गया, तो इट इज़ रिजल्टिंग इनटू श्रिंकिंग ऑफ गार्ड सेल। तो गार्ड सेल श्रिंक कर जाता है और वो स्टेट में अपने शटर को क्लोज कर देता है। अब स्टोमेटल पोर ओपन नहीं रहा, ये क्लोज्ड हो गया, और क्लोज होने की वजह से अब ये किसी भी तरह का एक्सचेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये तो स्ट्रक्चर ऑफ गार्ड सेल था। ये गार्ड सेल कहाँ प्रेजेंट है, लीफ में प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये एक एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में आपको क्या समझना है, इस एक्टिविटी में आपको क्या समझना है, पहले मैं आपको ये एक्टिविटी बताती हूँ, उसके बाद आपको कंक्लूजन पर आपको पहुँचना है, ठीक है। देखिए 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट लेने हैं, एक यहाँ है एक यहाँ है, लगभग सेम साइज़ के लेने हैं ताकि कंपैरिजन एकदम एक्यूरेट हो पाए। पहले इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले उनको 3 दिनों तक आपको डार्क रूम में रखना है, ताकि उसमें जितने भी प्रीवियसली फॉर्म स्टार्च थे वो सब ख़त्म, प्लांट कंज्यूम कर ले। अब इनको 2 सेपरेट ग्लास प्लेट में रखना है, ठीक है, 2 ग्लास प्लेट में रखना है। एक के, अब ये जो फर्स्ट सेटअप है ए सेटअप, इसमें देखिए इसके बगल में एक वॉच ग्लास रखना है और उसमें आपको एक केमिकल रखना है। इस केमिकल का नाम क्या होगा, इस केमिकल का नाम होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इसकी क्वालिटी याद रखिएगा, इट इज़ बीइंग यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट्स टू अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। क्या नाम है इसका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है KOH, ठीक है। तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस प्लेट में लिया गया, किस प्लेट में, इस प्लेट में, यहाँ पर लिया गया, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसमें लिया गया। अब ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्यों लिया गया, ताकि इस बेल जार के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो जार सा है, इसको बेल जार कहते हैं, तो इसके अंदर जितना भी एयर होगा, उस एयर में जो भी अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा, उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये KOH अब्जॉर्ब कर लेगा। हम चाहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। चलिए, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेगा। दूसरा सेटअप देखिए, इसमें बेलजार है, ये बेलजार है, प्लांट रखा हुआ है जैसे इसमें था, लेकिन इसमें वो प्लेट आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। देखिए यहाँ पर कोई प्लेट है, प्लेट यहाँ पर नहीं है, यानी कि इसमें कोई भी KOH नहीं रखा हुआ। इसमें KOH है, ठीक है, इस वाले में KOH है, लेकिन इसमें कोई भी KOH की प्रेजेंस नहीं है, यानी इसके अंदर CO2 है और इसमें CO2 KOH में अब्जॉर्ब हो गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। दोनों प्लांट को आपको अलग अलग बेलजार से कवर कर देना है, वैसलीन लगा देना है बॉटम पर यहाँ पर बिल्कुल, ताकि ये बिल्कुल एयर टाइट रहे, कहीं से भी इसमें हवा ना आ नहीं पाए, ठीक है। अब इसको सनलाइट में आपको 2-3 घंटों के लिए रख देना है। 2-3 घंटे के बाद इस प्लांट की लीफ और इस प्लांट की लीफ आपको तोड़नी है, पहले प्लांट की, ए प्लांट की, और उसके बाद बी प्लांट की लीफ आपको तोड़नी है और उसको स्टार्च टेस्ट में ले जाना है। तो जब आप स्टार्च टेस्ट में इस लीफ को डालेंगे तो ये लीफ आपको स्टार्च के लिए, स्टार्च के जो टेस्ट दिखाएगा, तो ये आपको स्टार्च का पॉजिटिव टेस्ट दिखाएगा, ठीक है, स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आएगा। जबकि इसमें जो है वो स्टार्च टेस्ट, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, यहाँ पर ये जो प्लांट है ये आपको स्टार्च का नेगेटिव टेस्ट दिखाएगा, है ना, ये स्टार्च के लिए नेगेटिव टेस्ट दिखाएगा और ये स्टार्च के लिए पॉजिटिव टेस्ट दिखाएगा। आप इसका कारण बता सकते हैं, इसका कारण क्या है, दोनों लीफ है ना, लगभग सब कुछ प्रोसेसिंग सेम थी, बट यहाँ पर आपने KOH रख दिया। ये KOH क्या होता है, ये KOH CO2 को अब्जॉर्ब करने के काम आता है। तो इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने क्या किया, जितना भी CO2 इसके अंदर था, इस बेलजार के अंदर था, प्लांट के आसपास था, वो सारा इसने अब्जॉर्ब कर लिया, यानी इस पूरे बेलजार में CO2 एब्सेंट हो गया। और अगर CO2 एब्सेंट हो गया तो स्टार्च टेस्ट कैसा आया, वो आ गया निगेटिव, यानी ये स्टार्च नहीं बना पाता, लीफ के अंदर कोई स्टार्च आपको नहीं मिला, यानी ये फोटोसिंथेसिस करने में फेल हो गया, है ना। क्यों नहीं बना पाया, क्योंकि इसमें आपने CO2 को एब्सेंट कर दिया, CO2 वॉज मिसिंग हियर, है ना। CO2 बहुत इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। आपको याद होगा
अभी जब आप इस इक्वेशन को पढ़ रहे थे, देखिए इस चैप्टर में ऊपर यहाँ पर जब आप इस इक्वेशन को पढ़ रहे थे तो यहाँ पर सबसे पहला इंग्रेडिएंट क्या था? सबसे पहला इंग्रेडिएंट, सबसे पहला जो रॉ मटेरियल था वो क्या था? वो CO2 था। इट शुड बी प्रेजेंट। इसलिए आपने इतना पढ़ा कि लीफ के अंदर ये जो स्ट्रक्चर ऑफ, यहाँ पर देखिए गार्ड सेल है ना, लीफ के अंदर लोअर एपिडर्मिस में ये गार्ड सेल है। ये गार्ड सेल किडनी शेप का होता है। ये क्या करता है? CO2 को ऑब्जॉर्ब करता है। यहाँ आपने क्या पढ़ा अभी तुरंत कि ये गार्ड सेल है, ये अभी ओपन है। ये वाला गार्ड सेल देखिए, ये स्टोमेटल पोर ओपन है और ये वाला क्लोज है। इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग क्यों ज़रूरी है? ताकि ये CO2 को एटमॉस्फेयर से अब्जॉर्ब कर सके। ये CO2 को अब्जॉर्ब करता है, तभी फोटोसिंथेसिस होगी। और अगर आपने CO2 को ही हटा दिया, मिसिंग कर दिया, CO2 को एब्सेंट कर दिया, तो फिर स्टार्च टेस्ट कैसा होगा? स्टार्च बना ही नहीं, इसलिए स्टार्च का टेस्ट नेगेटिव हो जाएगा। और इस केस में इसमें CO2 प्रेजेंट था, है ना, इसके आसपास CO2 प्रेजेंट था। चूँकि CO2 प्रेजेंट था एटमॉस्फेयर में, इसलिए इस प्लांट ने फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च किया। इसलिए इसका जो रिज़ल्ट आया वो कैसा आया? स्टार्च टेस्ट में पॉजिटिव आया। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से आपको क्या समझ में आता है? इस एक्टिविटी से आपको ये समझ में आया कि अगर CO2 ना हो तो CO2 के एब्सेंस में प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इम्पॉसिबल है, नहीं होगी, नहीं, कभी नहीं होगी। ये जो दो एक्टिविटी आपने देखी, अब एक और एक्टिविटी आप देखिए कि वेदर द सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जितने भी ऑटोट्रॉफ है वो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करते हैं? उसके लिए वो अपनी रॉ मटेरियल को, अपनी बॉडी को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल उनको चाहिए वो कहाँ से लाते हैं? वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप बाय फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स इन टेरेस्ट्रियल प्लांट। ज़मीन पर जितने भी प्लांट या पौधे लगे होते हैं वो वाटर जो इस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में अब्जॉर्ब करते हैं। याद कीजिए फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन। इस इक्वेशन में देखिए ये सेकंड इंग्रेडिएंट ये क्या है? ये H2O है ना, और छोटा मोटा नहीं, डबल अमाउंट ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड है ये, है ना। डबल अमाउंट कहने का मतलब, इसको यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर CO2 6 मॉलिक्यूल है तो वाटर गौर कीजिए कितने मॉलिक्यूल है? वाटर वहाँ पर 12 मॉलिक्यूल है ना, यानी बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो वाटर तो ज़रूरी है, इस प्रोसेस के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है। तो ये जो वाटर यहाँ प्रेजेंट होता है, ये वाटर प्लांट कहाँ से अब्जॉर्ब करता है? ये वाटर प्लांट सॉइल से अब्जॉर्ब करता है और अपने स्ट्रक्चर रूट से अब्जॉर्ब करता है। बाकी जो मटेरियल हैं, जैसे प्लांट को नाइट्रोजन की ज़रूरत है, फास्फोरस की, आयरन की, मैग्नीशियम की ज़रूरत है, ये सब भी प्लांट सॉइल से अब्जॉर्ब करता है। कैसे अब्जॉर्ब करता है? ये सारी चीज़ें वाटर में डिज़ोल्व हो जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन, वो प्लांट अब्जॉर्ब कर लेता है। नाइट्रोजन तो प्लांट का बहुत एसेंशियल एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि ये सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में इस्तेमाल होता है, बाकी कंपाउंड्स को बनाने में इस्तेमाल होता है। ये कैसे प्लांट में आता है? ये प्लांट में इनऑर्गेनिक नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में प्लांट में अब्जॉर्ब होकर आता है, या फिर प्लांट में एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब करके प्लांट को अवेल कराता है। ठीक है, उन बैक्टीरिया को नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहा जाता है।